विद्युत रसायन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज इस इकाई में हम विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में या इस चैप्टर में विद्युत रसायन से आप समझ रहे हैं कि हम विद्युत धारा और रासायनिक ऊर्जा इनके परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम विद्युत रसायन क्या है इसको ही समझ लें। विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये रसायन शास्त्र की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। चलिए, डेफिनेशन के बाद अब इसमें कुछ हमारे पास पारिभाषिक शब्द हैं जिनकी हमें परिभाषा समझना है। कुछ ऐसे शब्द यहाँ आएंगे जिनकी परिभाषा समझ लेना हमारे लिए अच्छा होगा ताकि ये टॉपिक हम आगे ठीक से समझ सकें। तो सबसे पहले इसमें आता है चालक या कंडक्टर। चालक और कंडक्टर। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा चालक के बारे में। चालक या कंडक्टर ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ये चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ पर आता है अचालक या नॉन कंडक्टर। अचालक और नॉन कंडक्टर। अचालक या नॉन कंडक्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अचालक कहलाते हैं या नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगली परिभाषा आती है धात्विक चालक। मेटलिक कंडक्टर। धात्विक चालक हैं जो मेटलिक कंडक्टर हैं, ये सभी धातुएं हैं और इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसके साथ साथ जब धातुओं में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का इनमें रासायनिक अपघटन या परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि धारा प्रवाहित होने पर इनका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है या इनका तापमान उच्च हो जाता है। ऐसे चालक जो होते हैं वो धात्विक चालक या मेटलिक कंडक्टर कहलाते हैं। उदाहरण में इसके अंतर्गत सभी प्रकार की धातुएं आती हैं। यहाँ पे टॉपिक है या जो अगला पॉइंट है इसमें वो है विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोलाइट। तो देखें विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोलाइट जी। तो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी पिघली हुई अवस्था या उनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और धारा प्रवाहित होने पर इनका रासायनिक अपघटन हो जाता है या इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं अम्ल हैं, क्षार हैं या लवण हैं। ये कोई भी अम्ल, क्षार या लवण हम ले लें वो सभी जो है विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जब भी इनमें जो है सामान्यतः जो धारा प्रवाहित होती है वो आयनों के माध्यम से होती है। विद्युत अपघट्य में जो है धनायन या ऋण आयन होते हैं। जब इनमें धारा प्रवाहित की जाती है इनके जलीय विलयन में या इनकी पिघली हुई अवस्था में, इस बात का ध्यान रखना है, ठोस अवस्था में इनमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। इनका जलीय विलयन बनाया जाए या ये पिघली हुई अवस्था में है, गलित अवस्था में है, उसमें से अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इनमें उपस्थित जो आयन्स हैं वो धारा को प्रवाहित करते हैं और आयनों के माध्यम से धारा प्रवाहित होने पर इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इसका अर्थ है कि इनमें कोई नया उत्पाद बन जाता है। ये कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। इसके उदाहरण में हमने आपको बताया है अम्ल, क्षार और लवण। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अम्ल में हमने ले लिया HCl ले लिया या H2SO4 ले लिया,
क्षार में हमने सपोज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। लवण में फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, कोई भी हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब जो विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया, मतलब ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो प्रकार के होते हैं ये। देखें, इसमें जो पहला आता है वो है प्रबल विद्युत अपघट्य और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल, पहले इसको समझ लें, प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये जो विद्युत अपघट्य हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये प्रबल हैं। अब प्रबल किनको कहेंगे वो समझ लें। ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे विद्युत अपघट्य जिनका जो आयनन है वो जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से हो जाता है। मतलब जब जल में इनको घोला जाता है तो ये लगभग पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। दूसरे तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे विद्युत अपघट्य जिनका आयनन जलीय विलयन में लगभग सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से हो जाता है, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब जलीय विलयन की सांद्रता यहाँ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। सांद्रता कुछ भी हो विलयन की, कम भी हो ज़्यादा भी हो, लगभग सभी सांद्रताओं पर इनका आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है। ऐसे पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्य जो हैं इनके अंतर्गत जो हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं उसमें जितने भी प्रबल अम्ल हैं, क्षार हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल HCl है, H2SO4 हैं, लवण में पोटेशियम क्लोराइड हैं, सोडियम क्लोराइड हैं, कॉपर सल्फेट हैं, ये सभी जो हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दूसरा टॉपिक अपना इसमें आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत या वैद्युत अपघट्य। वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ये ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं या ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका आयनन जलीय विलयन में या पिघली हुई अवस्था में पूर्ण रूप से नहीं होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दूसरे तरीके से ऐसा भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका आयनन अनंत अणुता पर भी पूर्ण रूप से नहीं होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अनंत तनुता का मतलब कि इनके विलयन की हम तनुता चाहे जितनी बढ़ा दें, अनंत लेवल तक इनको हम तनु कर दें, फिर भी इनके सारे अणु जो हैं अपने आयनों में वियोजित नहीं होंगे। इनका आयनन 100% कभी नहीं होता है, सामान्यतः इनका आयनन बहुत कम होता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या अम्लों में हम ले सकते हैं यहाँ एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल H2CO3। तो ये हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। प्रबल विद्युत अपघट्य में हमने बताया था HCl है, H2SO4 है और KCl, NaCl आदि। तो ये हो गए प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंतर्गत है वो आता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शन। इनको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं।
तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान रखना, ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Zn, जिंक ले लिया हमने। जिंक जो है इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऑक्सीकरण की क्रिया में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो इस पर आ जाता है 2 धन आवेश। ये क्रिया हुई ऑक्सीकरण। दूसरा हम ले रहे हैं कॉपर आयन Cu, 2+ चार्ज है, इस पर 2+ चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है इसके द्वारा त्यागे हुए। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करेगा, और चूँकि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो अभिक्रिया अपचयन या रिडक्शन कहलाती है। रिडक्शन या अपचयन। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये हो जाएगा न्यूट्रल, उदासीन हो जाएगा। तो इन अभिक्रियाओं को अगर हम ध्यान से देखें या इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ दें, पहली वाली अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, दूसरी वाली अभिक्रिया में उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया माने अपचयन या रिडक्शन हुआ। दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ें तो जोड़ें इस तरह से कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागे गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण कर लिए गए, तो ये समाप्त। अब हम जोड़ देते हैं Zn जो कि सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, तो Zn सॉलिड प्लस कॉपर आयन, तो Zn जो है वो Zn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयनों में कन्वर्ट हो गया है, और जो कॉपर आयन थे वो कॉपर धातु में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cu सॉलिड। दोनों अभिक्रियाओं को हमने इस अभिक्रिया में जोड़कर लिख दिया। तो ये अभिक्रिया जो है इसको हम बता सकते हैं कि इसमें जिंक धातु जो है, जिंक धातु का जिंक आयनों में हो रहा है ऑक्सीकरण, और कॉपर आयनों का कॉपर धातु में हो रहा है अपचयन। मतलब इस रिएक्शन के अंदर 2 अभिक्रियाएं एक साथ चल रही हैं, एक है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और दूसरी है अपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये हुआ रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, ओम का नियम या ओम्स लॉ। इस नियम को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक का जो विभवांतर है वो उस चालक में से बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास कोई चालक या कोई कंडक्टर है, चाहे वो धात्विक चालक हो, चाहे वो विद्युत अपघट्ट प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो। उस चालक का जो विभवांतर है उस चालक के अंदर से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है। इसका मतलब कि अगर धारा ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर भी अधिक होगा, और धारा अगर कम मात्रा में प्रवाहित हो रही है तो उसका विभवांतर भी कम होगा। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, विभवांतर जिसको हम V से दर्शा देते हैं, समानुपाती विद्युत धारा, और इसको हम I से दर्शा रहे हैं। तो चालक का विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम समानुपाती को अलग करें तो हमें यहाँ पर एक स्थिरांक से गुणा करना होगा। देखिए, विभवांतर को सपोज हम V ले रहे हैं बराबर RI। V और I तो हमारे पास है, हमने समानुपाती को अलग किया, एक स्थिरांक से यहाँ गुणा कर दिया। यहाँ स्थिरांक R जो है वो एक स्थिरांक है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V/I बराबर R। इसका मतलब ये हुआ कि विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात है हमेशा एक स्थिरांक होता है। ये स्थिरांक प्रतिरोध कहलाता है। अब इनकी हम इकाइयों की अगर बात करें, विभवांतर इसकी इकाई जो है वो होती है वोल्ट, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, और प्रतिरोध की इकाई ओम। यहाँ पे हम लिखें
इकाइयाँ। तो V की इकाई जो होती है क्या होती है? वोल्ट। इसकी इकाई एम्पियर और R की इकाई ओम। इसको एक इस चिन्ह के द्वारा भी दर्शाया जाता है, हम इस चिन्ह के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो ये इन तीनों की इकाइयाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध को देखें कि क्या होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न जो रुकावट होती है वो प्रतिरोध कहलाती है। एक बार फिर समझ लें, प्रतिरोध किसी चालक के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी चालक या किसी कंडक्टर के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक के अंदर उसकी आंतरिक संरचना के कारण उस धारा के प्रवाह में कुछ रुकावट उत्पन्न हो जाती है, कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो उस रुकावट या उस बाधा को ही हम प्रतिरोध के रूप में व्यक्त करते हैं। इंग्लिश में उसको रेजिस्टेंस कहते हैं और उसको हम कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वो किसी चालक की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जरा इसको समझ लें। इस चीज़ के लिए प्रतिरोध जिसको हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये चालक की लंबाई के समानुपाती है। L लंबाई है चालक की, इसके साथ साथ प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको R समानुपाती 1/A। यहाँ पर जो A है ये उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये अपॉन में है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती है। हम दोनों समीकरणों को सम्मिलित करते हुए एक समीकरण इस तरह से लिख सकते हैं R समानुपाती L/A, क्योंकि R यानी प्रतिरोध L के समानुपाती है और A के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम दोनों को मिला के ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक समानुपाती को हटाना चाहें या व्युत्क्रमानुपाती को हटाना चाहें तो हमें एक स्थिरांक से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर स्थिरांक है R = रो इंटू L/A। इसको रो पढ़ते हैं, रो ये एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता कह देते हैं। ठीक है, R = रो इंटू L/A। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ वो है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला हमने यही ले लिया है R = रो इंटू L/A। यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे तो रो क्या हो जाएगा, रो = R × A/L। ये हमारा अगला इक्वेशन आ गया R × A/L। हम यहाँ पर ऐसा मान लें कि हमारा जो चालक है, जो कंडक्टर है, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, मतलब L = 1 सेंटीमीटर और उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लंबाई 1 सेंटीमीटर है चालक की और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये मान अगर हम यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, रो = R, क्योंकि लंबाई 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ परिच्छेद 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो रो = R आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इस इक्वेशन से प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी को परिभाषित कर सकते हैं। हम इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर चालक
या 1 घन सेंटीमीटर विलयन के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। इसी फार्मूले से हम इसकी इकाई निकालेंगे। इस फार्मूले में R है, R की इकाई आप जानते हैं ओम होती है। A की इकाई यहाँ लिखी हुई है वर्ग सेंटीमीटर अपॉन L की इकाई भी लिखी हुई है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी इकाई क्या होगी, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर इसकी इकाई होगी।